हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू डिफेंस मैट्रिक्स। तो कुछ दिन पहले हमने वीडियो बनाया था जिसमें हमने डिस्कस किया था कि कैसे तजिकिस्तान में Su-30 MKIs को डिप्लॉय किया जा सकता है और एक तरीके का प्रेशर बनाया जा सकता है ताकि वो अपने प्रोमिसेस को निभाएं, जिसके अंतर्गत उन्होंने ये कहा है कि वो अफगानिस्तान को किसी दूसरी कंट्री के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होने देंगे। तो फिलहाल के लिए हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं है तालिबान ने जो प्रॉमिस किया है उस पर भरोसा करने के बजाय। लेकिन अगर हम एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट करते हैं जहाँ पर हमारी एक जो गन है वो तालिबान की तरफ फेस कर रही हो, तो वो नेगोशिएटिंग टेबल पर आ सकते हैं और हम उन्हें मजबूर कर सकते हैं कि वो अपने प्रोमिसेस को निभाएं। तो जैसा कि हमने इस वीडियो में डिस्कस किया था, तजिकिस्तान का जो बॉर्डर है वो अफगानिस्तान से लगता है और वहाँ पर हमारा एक बेस है जिसको फारकोर एयरबेस के नाम से जाना जाता है। जैसा कि हमने इस बेस की हालत देखी, ये बहुत डेवलप नहीं है, यहाँ से फाइटर ऑपरेशंस जो हैं वो परफॉर्म नहीं किए जा सकते। लेकिन C-130J सुपर हरकुलिस जैसे जो स्ट्रेटेजिक ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट हैं, साथ में कुछ हेलीकॉप्टर्स हैं, वो यहाँ से ऑपरेट ज़रूर हो सकते हैं। बाकी हमने इस वीडियो में ये भी बताया था कि जो तजिकिस्तान का आइनी एयरबेस है वहाँ पर भी इंडिया ने अच्छा खासा पैसा इन्वेस्ट किया है। जो आइनी एयरबेस का रनवे है उसको रिनोवेट करवाया गया है, रनवे की क्वालिटी इंक्रीज़ करी गई है, नेविगेशन सूट लगाए गए हैं, साथ में ये डे नाइट ऑपरेशन परफॉर्म करने लायक बन गए हैं। तो यहाँ से फुल टाइम जो फाइटर स्क्वाडन है वो ऑपरेट हो सकता है। तो उसी के अंतर्गत हमने बताया था कि Su-30 MKIs को यहाँ पर कुछ नंबर्स में डिप्लॉय किया जा सकता है, जिनसे अफगानिस्तान में ज़रूरत पड़ने पर तालिबान पर बॉम्बिंग कराई जा सकती है। लेकिन उस वीडियो में हमने ये भी कहा था कि इससे ज़्यादा सुटेबल रहेगा कि जो स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स हैं उनको यहाँ पर यूज़ किया जाए, जो कि इसी रोल के लिए बनाए गए हैं। तो फिलहाल के लिए इंडियन एयरफोर्स द्वारा ना ही कोई स्ट्रेटेजिक बॉम्बर ऑपरेट किए जाते हैं, ना ही बनाए जा रहे हैं। तो ये जो बॉम्बर्स हैं ये हायर एल्टीट्यूड पे फ्लाई कर सकते हैं, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में बॉम्ब वगैरह ले जा सकते हैं और बॉम्बिंग कर सकते हैं। और क्योंकि ये हायर एल्टीट्यूड पे फ्लाई करते हैं तो ज़्यादातर जो एयर डिफेंस सिस्टम अफगानिस्तान में यूज़ किए जाते हैं ये उनकी रेंज से बाहर होते हैं, तो सेफली ये अपना पेलोड गिरा सकते हैं। कभी कभी साइकोलॉजिकल प्रेशर बनाना भी ज़रूरी होता है, तो बड़ा एयरक्राफ्ट ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करेगा। साथ में ये इफ़ेक्टिव भी है। ये बात ज़रूर कही जाती है कि अमेरिका ने 20 साल तक बॉम्बिंग करी लेकिन फिर भी वो वहाँ से हार कर जा रहे हैं, पर इन 20 सालों में तालिबान को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है और इन बॉम्बिंग में तालिबान के कई फाइटर्स जो हैं वो मारे गए हैं। तो ये डेफिनेटली काफ़ी इफ़ेक्टिव है, तो इनको यूज़ किया जा सकता है। अब हम बात कर लेते हैं कि हमारे पास कौन कौन से ऑप्शन अवेलेबल हैं अगर हम कोई बॉम्बर लेना चाहते हैं। बात करें अमेरिकन बॉम्बर्स की, तो अमेरिकन बॉम्बर्स या तो बहुत पुराने हैं, या तो कुछ रिटायर होने की कगार पे हैं, या तो एक्सपोर्ट के लिए अवेलेबल नहीं है। तो ले देकर हमारे पास एक ही ऑप्शन है और वो है रशिया। तो रशिया के पास 2 सुपरसोनिक बॉम्बर हैं, एक टुपोलेव Tu-22M और दूसरा है टुपोलेव Tu-160 ब्लैक जैक। बात करें टुपोलेव Tu-22M की, तो ये साइज़ में टुपोलेव Tu-160 से छोटा है। इसमें 2 इंजन लगे हुए हैं जो कि मैक्सिमम 248 किलोन्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है और एयरक्राफ्ट को मैक्सिमम मैक 1.8 की स्पीड तक ले जाते हैं। इस एयरक्राफ्ट की जो सर्विस सीलिंग है वो 43,600 फीट्स की है और इसकी जो रेंज है वो 6,800 किलोमीटर बताई जाती है। कॉम्बैट रेंज 2,500 किलोमीटर के आसपास की बताई जाती है 10,000 किलोग्राम के वेपन्स के साथ। और मैक्सिमम ये 24,000 किलोग्राम का जो पेलोड है उसको कैरी कर सकता है, जिसमें डिफरेंट बॉम्ब्स, मिसाइल्स और डिफरेंट म्यूनिशंस शामिल हैं। तो देखा जाए तो सबसे आइडियल ऑप्शन जो है वो यही नज़र आता है, पर अनफॉर्चुनेटली इसका जो प्रोडक्शन है उसको बंद कर दिया गया है 1997 में ही। तो सेकेंड हैंड ये ज़रूर लिए जा सकते हैं, रिफर्बिश करके, मॉडिफाई करके, पर नए एयरक्राफ्ट ऑर्डर नहीं किए जा सकते। दूसरे एयरक्राफ्ट की बात करें तो दूसरा टुपोलेव का ही Tu-160 है, जो कि एक काफ़ी बड़ा एयरक्राफ्ट है और अभी भी इसको बनाया जा सकता है। कंपेरेटिवली इसकी कॉन्फ़िगरेशन को देखें तो ये एयरक्राफ्ट डायमेंशन में टुपोलेव Tu-22M से बड़ा है और इसमें 4 इंजन लगते हैं जो कि 245 किलोन्यूटन का थ्रस्ट पैदा करने में सक्षम है और इस एयरक्राफ्ट को मैक 2 की स्पीड के ऊपर फ्लाई कराने में कैपेबल है। तो वैसे तो इसकी रेंज बताई जाती है 12,300 किलोमीटर की और कॉम्बैट रेंज जो है वो 2,000 किलोमीटर की बताई जाती है मैक 1.5 पे, जो कि सबसोनिक स्पीड पे 7,300 किलोमीटर की हो जाती है। तो ये काफ़ी अंदर तक अफगानिस्तान के स्ट्राइक कर सकता है, इवन इंडिया से भी। मैक्सिमम सर्विस सेलिंग की बात करें तो ये 52,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ सकता है, तो ये काफ़ी ऊंचा भी उड़ सकता है। वेपन पेलोड की बात करें तो ये 45,000 किलोग्राम का जो वेपन है उसको कैरी कर सकता है, जो कि ऑलमोस्ट दुगना है टुपोलेव Tu-22M से। तो ये काफ़ी ज़्यादा कैपेबल बॉम्बर है
और इतनी कैपेबिलिटी के साथ जो परचेजिंग कॉस्ट है, ऑपरेटिंग कॉस्ट है और मेंटेनेंस कॉस्ट है वो भी ज़्यादा ही आएगा। तो ये एक्चुअली जितनी रिक्वायरमेंट है उसको एक्सीड करता है, पर इसके साथ बात ये है कि ये अवेलेबल है। अगर नया एयरक्राफ्ट खरीदना चाहें तो ये मिल जाएगा। बाकी इसको मॉडिफाई किया जा रहा है मॉडर्न स्टैंडर्ड में, जिसके अंतर्गत इसमें स्टेल्थ कोटिंग कराई जा रही है, ज़्यादा पावरफुल और फ्यूल एफिशिएंट इंजन लगाए जा रहे हैं जिससे इसकी रेंज बढ़ जाएगी। साथ में इलेक्ट्रॉनिक्स का मॉडिफिकेशन हो रहा है, ग्लास कॉकपिट को इंट्रोड्यूस किया जाएगा, कम्युनिकेशन सिस्टम को बेटर बनाया जा रहा है, साथ में इसकी जो डिफेंसिव कैपेबिलिटीज़ हैं उनको भी बेटर किया जा रहा है। तो ये जो बॉम्बर हैं खाली बॉम्बिंग नहीं करते, अपने रोटेटरी लॉन्चर्स में 6 एंटीशिप मिसाइल्स कैरी कर सकते हैं जिसमें KH-55 की फैमिली शामिल है। बाकी अगर इंडिया इन्हें ऑपरेट करता है तो ब्रह्मोस और निर्भय जैसी मिसाइल्स भी यहाँ पर लगाई जा सकती हैं। साथ में ये 12 के करीबन न्यूक्लियर वेपन को भी कैरी कर सकते हैं। तो एज अ न्यूक्लियर पेलोड गिराने के लिए इन एयरक्राफ्ट को भी यूज़ किया जा सकता है। तो इनके जो रोल हैं वो बॉम्बिंग के साथ साथ एंटीशिप के भी हैं और साथ में एक स्ट्रेटेजिक न्यूक्लियर बॉम्बर की तरह भी हैं। तो इंडिया द्वारा ये बॉम्बर्स को कंसिडर किया जाना चाहिए, जो कि अपनी ऑपरेशनल कैपेबिलिटी से एक बड़ा इम्पैक्ट रखते ही हैं, साथ में साइकोलॉजिकल प्रेशर और ज़्यादा बड़ा बनाते हैं। तो बहुत ज़रूरी है कि इंडिया अपने आप को एक ऐसी पोजीशन में रखे कि सामने वाला नेगोशिएटिंग टेबल पर आए, इंस्टेड कि हम उनके प्रोमिसेस पर डिपेंड करें जिनके प्रोमिसेस की कोई वैल्यू नहीं है। बाकी बात करें Su-30 MKI से बॉम्बिंग की, तो डेफिनेटली बॉम्बिंग करी जा सकती है। ये एयरक्राफ्ट कैपेबल है डिफरेंट तरह के पेलोड को कैरी करने में, साथ में ब्रह्मोस लैंड अटैक मिसाइल को भी ये कैरी कर सकता है जो कि काफ़ी ज़्यादा डेडली है। पर एक फाइटर एयरक्राफ्ट को प्योर बॉम्बिंग के रोल में एंगेज करना कैपेबिलिटी को वेस्ट करना होगा। बाकी एयरक्राफ्ट के कंपैरिजन में इन एयरक्राफ्ट की जो रेंज है वो ज़्यादा है, पर फिर भी एक बॉम्बर के कंपैरिजन में यहाँ पर रेंज की लिमिटेशन है। तो बहुत डीप स्ट्राइक के लिए ये जो रेंज है वो थोड़ी कम पड़ जाएगी। बाकी कुछ ये भी आर्ग्यूमेंट्स है कि जो हमारे पास AN-32s हैं उनको भी बॉम्बर में कन्वर्ट किया जा सकता है, पर उन एयरक्राफ्ट के साथ भी लिमिटेशन है। डेफिनेटली वो बॉम्बिंग कर सकते हैं, डम बॉम्ब्स गिरा सकते हैं, पर उनकी सर्विस सीलिंग कम है, रेंज कम है, और अगर तालिबान को चाइना की साइड से एयर डिफेंस सिस्टम प्रोवाइड किए जाते हैं तो AN-32 जैसे एयरक्राफ्ट को वहाँ पर ऑपरेट करना काफ़ी ज़्यादा डेंजरस हो जाएगा। तो यहाँ पर जुगाड़ से काम नहीं चलेगा। भले ही कम नंबर में ये एयरक्राफ्ट लिए जाएं, पर अगर लिए जाते हैं तो डेफिनेटली एक बड़ा एडवांटेज ये देंगे। इसी बात पर हम इस वीडियो को ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।